फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम लोग आवर्धन के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यानी हमारा आवर्धन क्या होता है, इसका संकेत क्या है, इसके सूत्र क्या हैं, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न डालते हैं कि आवर्धन क्या होता है। तो अभी प्रश्न डालेंगे कि हम लोग किस पर बात करने वाले हैं। तो हम लोग का आज का टॉपिक का नाम क्या है भाई, बताइए। आवर्धन। किसका धन जी? आवर्धन। मतलब ऐसे लग रहा है कि अपना धन, तो ये धन नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या है। और आवर्धन को हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं। मैग्निफिकेशन। हमसे अगर आवर्धन को अंग्रेजी रूप पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेशन। तो देखिए, आप प्रश्न बना लेंगे, आवर्धन किसे कहते हैं, क्वेश्चन मार्क दे लेंगे। उसके बाद इसका संकेत, कोमा सूत्र, और हो सके तो एसआई मात्रक, लेकिन आगे तो इसका एसआई मात्रक होता नहीं है। सब कुछ जानकारी दे देंगे कि सर क्या आप कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। पहले प्रश्न को क्लियर कर लीजिए कि आवर्धन किसे कहते हैं, इसका संकेत तथा सूत्र बताएं। यहीं तक रहने दीजिए। तो सबसे पहले हमें जानना है कि ये भाई किस तरह का नाम है, इसका मतलब क्या होता है, इस नाम का अर्थ क्या होता है, ये हमको समझना है। डायरेक्टली डिफिनेशन नहीं, हम तो जानते हैं कि ओ सर ये तो डिफिनेशन इसका हमें पता ही होगा, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो जानते होंगे इसको। तो उसे मतलब नहीं, मतलब थोड़ा जानने से है कि आवर्धन का अर्थ क्या होता है। हमसे अगर कोई पूछ ही दे कि इसका अर्थ क्या होता है तो कंफ्यूजन हो जाएंगे। डिफिनेशन याद रखना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा जानना भी जरूरी है। तो देखिए, आवर्धन का सामान्य अर्थ कहें तो क्या कहें, जैसे ये वस्तु है, इसका अपना खुद का ये हाइट है, ऊंचाई है, आकार है। चलिए ना हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये एक हमारा वस्तु है जिसका नाम है ए बी। वस्तु का नाम क्या है? ए बी। और हमको करना क्या है, कभी हमें जरूरत पड़ जाए कि इसको हमको थोड़ा बड़ा देखना है, मतलब कि इसमें हमें कोई बदलाव नहीं करनी है, इसकी आकार को, इसकी लंबाई चौड़ाई को, इसको कुछ भी हमको छेड़छाड़ नहीं करना है। ये वस्तु सेम यही रहे, लेकिन हम इसके इस आकार से थोड़ा बड़ा देखना चाहते हैं। तो अब हम कैसे देखेंगे इसको बड़ा देखने के लिए? आखिरकार अब कहीं ना कहीं इसको बड़ा देखने के लिए कुछ तो हमारे पास माइंड लगाना होगा। तो इसको बड़ा देखने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक वो ऑप्शन है कि हम दर्पण में इसको चाहेंगे तो इसका इमेज बड़ा कर सकते हैं, या लेंस में भी हम चाहेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो जिस साधन से इसको हमने बड़ा किया, मान लीजिए कि कोई दर्पण से इसको क्या किया, इसका इमेज को बड़ा कर लिया, यानी यहां पर देख लिया। ये इसको थोड़ा ए डैश और बी डैश कर दें। तो देखिए, ये मेरा असली वो वस्तु है जो हमको रखे थे और इसको बड़ा देखना था। और ये वो वस्तु का इमेज है, प्रतिबिंब है, जो कि इसके आकार से हल्का का क्या दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। तो यानी कि यहाँ देखने से हमें क्या पता चला कि असली आकार से इसका थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया। हमें इसमें कोई छेड़खानी नहीं किए हैं, इसको छूछा हम किए ही नहीं हैं। हमने किसी साधन से इसको क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। बात समझ में आ रही है? यानी जब किसी वस्तु को उसके आकार आकृति में बिना परिवर्तन किए अगर उसे हम बड़ा कर दें तो वही मेरा अर्थ क्या होता है आवर्धन का। आवर्धन कहता है कि किसी वस्तु का असली आकार से उसे बड़ा कर देना, छोटा भी कर सकते हैं। ये तो दर्पण की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि दर्पण हो या लेंस हो, तो उसमें हम आगे पढ़ेंगे, लेंस में भी इसको पढ़ेंगे आवर्धन, और हमारे ये चैप्टर तो दर्पण का ही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आवर्धन का अर्थ क्या हुआ कि एक वस्तु का अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देना, और इस वस्तु में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना। हम कुछ इसमें नहीं परिवर्तन करेंगे, इसके रूपों में परिवर्तन कर देंगे।
यानी इसके प्रतिबिंब में परिवर्तन कर देंगे। तो ये अर्थ हुआ। तब यही अर्थ से हमें इसका डिफिनेशन निकाल लेते हैं। तो आइए भाई, आवर्धन किसे कहते हैं? अब वही पुरानी कहानी। क्या पुरानी कहानी है? तो मान लीजिए कि ये वस्तु है, इसकी ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। इसकी ऊंचाई को क्या मान लेते हैं? h, हमें पता नहीं है हाइट। और इसकी ये प्रतिबिंब है, यहाँ पर ये वस्तु है, ठीक है। और हम किसी साधन से यानी दर्पण से, सपोज हम कोई दर्पण के हेल्प से इसे क्या कर लिए हैं? बड़ा कर लिए इसके इमेज को, इसको नहीं, इसके इमेज को बड़ा कर लिए। ये है प्रतिबिंब। ये क्या है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की भी अपनी ऊंचाई होगी। तो इसकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं क्या? h डैश, ठीक है। बात समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ए भी हमारा एक वस्तु है, ओके। और दर्पण साधन से हमने इसके प्रतिबिंब प्राप्त किया और वो भी बड़ा प्राप्त कर लिया। तो अब यहाँ पर मेरा प्रश्न बनता है कि यहाँ से यहाँ पर कितना गुना बड़ा हुआ? कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, कितना गुना बड़ा हुआ? तो वहीं कितना गुना बड़ा होना ही हमारा क्या बताता है? आवर्धन बताता है। ये भी हमारा बता दिया। दूसरी बात, जब इसका डिफिनेशन देते हैं तो इन्हीं दोनों का हेल्प से डिफिनेशन बनाएंगे। कैसे? तो चलिए आवर्धन का डिफिनेशन देते हैं कि वस्तु की ऊंचाई, यहाँ पर दिख रहा है h, और यहाँ पर क्या दिख रहा है? प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश। तो करते क्या है कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई आया है उसकी ऊंचाई में वस्तु की ऊंचाई से भाग दे देते हैं। मतलब कहें तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो आया है h डैश और वस्तु की ऊंचाई जो है मेरा कितना? h। इनको जब हम भाग दे दें, इतना में इतना से भाग दे दें, और जो वैल्यू हमको आएगा वही मेरा हो जाएगा आवर्धन। बात समझ में आ रहा है? आवर्धन का डिफिनेशन भी तैयार हो जाएंगे। तो आवर्धन को समझने के लिए क्या किया गया कि प्रतिबिंब की ऊंचाई में इस वस्तु की ऊंचाई से क्या कर दिया जाए? भाग दिया जाए। तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या होगा? आवर्धन कहलाएगा। तो डिफिनेशन तो बन गया। कैसे बन गया सर? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। डिफिनेशन समझ में आया? एक बार और, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। डिफिनेशन क्लियर? उसके बाद लिखेंगे कि इसे m से सूचित करते हैं, स्मॉल m मतलब छोटा वाला। आवर्धन को कैसे संकेत करते हैं? m से सूचित करते हैं। यहाँ तक आवर्धन का डिफिनेशन और संकेत क्लियर हो गए। अब हम इसका फॉर्मूला चलते हैं तैयार करने। तो फॉर्मूला तैयार करेंगे, आप कैसे लिखेंगे जरा देखिए। इसको मिटा देते हैं, इस वाले चीज़ों को थोड़ा मिटाएं और सूत्र को तैयार किया जाए भाई। तो डिफिनेशन तो दे दिए और संकेत भी कर लिए। जरा एक बार बोलें आवर्धन किसे कहते हैं? एक बार बोलने की कोशिश कीजिए। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसका संकेत m होता है। यहाँ तक क्लियर? अब हम अपना नोट्स जब बना रहे होंगे तो पैराग्राफ चेंज कर लेंगे और कुछ बातों को लिख रहे हैं, लिखिए, क्या बोल देते हैं। अब फार्मूला जा रहे हैं इसका लाने, ठीक है। तो कुछ मान लेते हैं, तो नीचे लिखेंगे माना कि वस्तु की ऊंचाई, माना कि वस्तु की ऊंचाई किसकी ऊंचाई जी? वस्तु की ऊंचाई h। एक ही इसी में बातों में लिख लेंगे, थोड़ा फार्मूला लाना है ना तो कुछ तो माना मनी करना पड़ेगा। माना कि वस्तु की ऊंचाई h तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब किसकी जी? प्रतिबिंब की ऊंचाई चलें इसको शॉर्टकट में से लिख दें, ऊंचाई h डैश हो तो
अब हम आवर्धन का फॉर्मूला लाना चाह रहे हैं, तो भाई कहाँ से फॉर्मूला लाएंगे हम? पैराग्राफ चेंज करके हम लोग लिखेंगे परिभाषा से। कहाँ से? परिभाषा से। ऐसे इस यहाँ पर कोमा दे लीजिए, अच्छा लगेगा। तो क्या क्या माना मानी किया हमने? माना कि वस्तु की ऊंचाई कितना है? h, और उसी वस्तु की प्रतिबिंब, दूसरा वस्तु की नहीं, समझ लीजिए, और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो परिभाषा से। अब आइए हम जो परिभाषा दिए हैं या जो डिफिनेशन दिए हैं वो क्या कहता है, तो उसका कहने का अर्थ क्या है, इसको मिटाने की काम करते हैं। थोड़ा मिटा दें इसको। परिभाषा हमारा कह क्या रहा है, जरा सोचिए। तो परिभाषा कह रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, आप जरा परिभाषा की तरफ देखें और हम लिख लेते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, शॉर्टकट में लिख लेते हैं ऊंचाई को, और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात, अनुपात का मतलब बटा, अनुपात, और किसकी ऊंचाई जी? तो वस्तु की ऊंचाई के अनुपात, वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई, ये हमारा अनुपात क्या कहलाता है? तो आवर्धन कहलाता है। आप देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि हम दूर दराज से लिख रहे हैं, नहीं भैया, आपके परिभाषा से ही लिखा जा रहा है। आप टेंशन ना लें कि सर ये कैसे लिख दिए, तो आप देखिए भाई, माना मानी तो हमने कर लिया, फिर कह रहा है परिभाषा से, तो परिभाषा से हमने इतना बात तैयार कर लिया है। क्यों? क्योंकि इसी बात को तो परिभाषा में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात, अनुपात मतलब बटा, को आवर्धन कहते हैं। तो इस तरह से अगर हमसे एक फॉर्मूला पूछा जाए कि आवर्धन का सूत्र क्या होता है, तो हम इस तरह से बता देंगे कि आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई, इस तरह से हम बता देंगे। अब इसे संक्षेप में कैसे बताया जाए, चलिए उसको भी देख लेते हैं। संक्षेप में कैसे बताते हैं? संक्षेप में एक इनके संकेत को रख दिया जाए, ठीक है? तो आइए इनके संकेत को रखते हैं। बोलिए तो। आवर्धन के संकेत आप लोग पता होगा, m से करते हैं सूचित, और प्रतिबिंब जी की ऊंचाई को क्या जी, माना मानी में तो हमने कुछ लिखा ही है, तो देख लीजिए h डैश, और वस्तु की ऊंचाई की बात किया जाए तो h। तो इस तरह से हमारा एक अपना फॉर्मूला तैयार हो गया आवर्धन का। अजीब लग रहा है ना, आवर्धन मतलब हमारा धन, ऐसा नहीं भाई, ये हमारे एक पढ़ाई है, आवर्धन और योर धन मत कहिएगा। तो बताइए, आवर्धन का अपना एक खुद का फॉर्मूला हो गया क्या? m बराबर h डैश बटा में h। अब आप सोचेंगे कि सर ये फॉर्मूला है, कहीं कहीं हमको एक और फॉर्मूला दिखता है, m बराबर माइनस भी बटा u, वो भी एक फॉर्मूला दिखता है, सर वो कैसे आ जाता है? तो चलिए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। चर्चा का मतलब शिव चर्चा मत समझ लीजिएगा, जगह जगह महादेव नहीं, उसकी जानकारी की बात हो रही है। तो देखिए, m बराबर h डैश बटा h, ये जानते हैं फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? वस्तु की और प्रतिबिंब की ऊंचाई के पद दिया रहेगा तब। तो कभी कभार एक ऐसा कंडीशन आता है कि वहाँ वस्तु की ऊंचाई का जिक्र नहीं होता है। एक मैथ हम न्यूमेरिकल जब बनाएंगे ना फिजिक्स में, तो वहाँ पर होता क्या है कि कभी कभी ऊंचाइयों का जिक्र नहीं होता, और वहाँ कहा दे देता है कि वस्तु इतना दूरी पर है और इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है, तो आवर्धन बताइए। तो वहाँ पर अब कंफ्यूजन में आ जाएगा कि भाई ये तो डिस्टेंस दिया है, ये नहीं बताया कि 5 मीटर ऊंची वस्तु है, अब प्रतिबिंब इतना बना है तो आवर्धन बताइए, ऐसा नहीं। तो जब ऊंचाई के संबंध में नहीं दिया रहे, तो अब हम एक दूसरा पद का प्रयोग कर लेते हैं। कौन से पद? तो लिख लेंगे यहाँ साइड में, हम चीजों को लिख लेंगे कि वस्तु दूरी कितना u, तथा प्रतिबिंब दूरी क्या? प्रतिबिंब दूरी v। समझिए,
वस्तु दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी के अरे भी के अजीब लग रहा है ऐसे, भी के पदों में आवर्धन। अब देखिए यहाँ पर किसके पद में पूछ रहा है, आवर्धन। अब यहाँ पर तो कुछ अलग पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है कि वस्तु दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी v के पदों में आवर्धन। तो सर ये क्या था, तो ये ऊंचाई के पदों में था और ये दूरी के पदों में है, ठीक है। तो यहाँ से हम आवर्धन का एक और फॉर्मूला तैयार कर लें। तो इसका फॉर्मूला कहता क्या है कि v का और u का अनुपात होता है और वो भी ऋणात्मक मान के साथ। मतलब कैसे सर, क्या कह रहे हैं जरा समझाइए तो बोर्ड पर। देखिए इसको पहले मिटा दें, पहले ये वाला फॉर्मूला बता सकते हैं क्या, बोलिए तो आवर्धन बराबर क्या होता है। हाँ ठीक, m बराबर h डैश बटा में h होता है। ठीक, सही बता रहे हैं भाई। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर कैसे आप समझ पा रहे हैं कि हम सही बता रहे हैं, तो कुछ फील कर लेना चाहिए। इतना सिंपल चीज़ आप नहीं बताएंगे तो भाई आलसी से कम नहीं है। देखिए क्या कह रहे थे, आवर्धन m बराबर, जब दूरी की जिक्र आता है तो होता क्या है कि प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ओहो सर धीरे धीरे बोलिए ना। देखिए जब दूरी की जिक्र किया गया हो यानी ऊंचाई का पद नहीं दिया हो तो क्या होता है, आवर्धन। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के ऋणात्मक मान, एक बार और, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के ऋणात्मक मान के अनुपात के बराबर होता है आवर्धन। हाँ सर क्या मस्त बताए हैं। तो आप बार बार उससे सुनिए, 2 बार 3 बार सुनिए जो बात कह रहे हैं, तब जाके माइंड में जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक यहाँ पर आवर्धन का फॉर्मूला बन गया। तो आवर्धन के 2 फार्मूला बन चुके हैं, एक ऊंचाई के पदों में और एक इस तरह के दूरियों के पदों में। तो बातें हमारा यहाँ तक क्लियर हुई। अब कुछ बातों को हम चलते हैं नोट करने, और वो बहुत ही VVI होंगे। जो बातें नोट करने वाले हैं कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं, इनके रिलेटेड, आवर्धन से रिलेटेड नोट क्या है। तो बताइए फार्मूला जरा बताइए। तो एगो दूरी के संबंध में आवर्धन का फार्मूला क्या होगा, बताइए, बिठा दिए जल्दी। m बराबर -v/u। ऊंचाई के संबंध में बताइए तो h डैश बटा में h। अगर दोनों को अगर हम देखें, दोनों फार्मूला को एक बार जरा समझिए तो m बराबर h डैश बटा में h और एगो है m बराबर -v/u। तो सर अगर हम देखें तो इसका भी LHS m है और इसका भी LHS m, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे नहीं हो सकते हैं भैया, इस m के मान को इतना रख दीजिए यहाँ पर, क्लियर। तो कैसे लिख सकते हैं, अगर चाहेंगे तो फाइनली में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः, जो फार्मूला हम लोग दुगो लाए हैं ना, तो लिख सकते हैं कि अतः m बराबर, ऐसे नहीं, सॉरी, ऐसे लिखना है ना, अतः h डैश बटा में h बराबर -v बटा में u। ये भी हो सकता है एक हमारा संबंध, क्योंकि दोनों भाई आवर्धन के मान है तो दोनों आपस में भी बराबर है, ये भी कह सकते हैं। तो 2 तरह से आवर्धन के फार्मूला भी बने और एक तीसरा इस तरह भी बन गया। ये सर कहाँ काम आएगा, इसको बताएंगे। तो ये काम आएगा न्यूमेरिकल जब बनाया जाएगा, तब वहां पर इसका बहुत जरूरत है। तो आइए आवर्धन से रिलेटेड कुछ नोट्स को लिखा जाए। कैसे नोट्स भाई हैं जरा देखें, और इसको आप अच्छे ढंग से लिखेंगे ना, कम से कम 2 4 5 तो नोट लिखोबे करेंगे। 2 4 5 अजीब लग रहा है, 2 4 5 वैसे मत समझिए। नोट नंबर 1। अब इन बातों को जरा ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं। अगर वस्तु का प्रतिबिंब, पहला नोट
इसके मात्रक से बता देते हैं। मात्रक से कोई हमसे पूछता है कि आवर्धन के मात्रक क्या होते हैं, तो आवर्धन के मात्रक नहीं होते, ये मात्रकहीन होता है। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि आवर्धन का फॉर्मूला किसी एक के ही लो के समझ लें, कोई दिक्कत नहीं है, एच डैश बटा में एच ऐसे होता है। तो ये जो है ना, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, इसमें एक ऊंचाई सा राशि है या क्या, ऊंचाई राशि। और ये भी जो है ना, ये भी एक वस्तु की क्या है, ऊंचाई है। तो हम फाइनली ये देखते हैं कि ये भी एक ऊंचाई का संबंध है और ये भी एक ऊंचाई का संबंध है। तो भैया दोनों ऊंचाई तो आपस में कट जाएंगे, और जैसे ही कट जाएंगे तो फिर उनका तो कोई मात्रक बना नहीं, कट के एक आ गया। बात समझे? तो जो समान राशि का अनुपात होता है, कोई भी एम ही नहीं और भी कोई हो सकते हैं, वो आएंगे तो फिर कहीं ना कहीं अगर एक जैसे होंगे, जैसे आगे हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक, वहाँ भी सेम इसी जैसा कंडीशन होगा। वहाँ भी क्या होंगे ना कि एक जैसा राशि के अनुपात आ जाएगा। तो उसकी तो अभी दूर की बात है, यहाँ समझ लीजिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है और ये वस्तु की ऊंचाई है। तो इनसे क्या समझ मिल रहा है, यहाँ सीख मिल रहा है कि ये भी ऊंचाई ये भी ऊंचाई, और दोनों हैं अनुपात में। तो अनुपात में जब एक जैसी राशि होते हैं तो उनका कोई मात्रक नहीं आता है। तो हम यहाँ नोट नंबर 1 में लिख लेंगे कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, अर्थात यह मात्रकहीन राशि है। फिर से नोट नंबर 1 लिखेंगे नहीं भैया, लिखवाइए मत हमसे, ऐसे कि भी कई वो बोलना है, हम लिखेंगे तो टाइम लगेगा। आप लिखने की कोशिश कीजिए, लिखिएगा आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, अर्थात ये मात्रक हीन होता है। मात्रक हीन का मतलब उसमें मात्रक नहीं है। अगर हमसे कोई क्यों का क्वेश्चन जोड़ दे कि क्यों, तो आप और इसमें विस्तार से लिख लीजिए ना, बोल ही देते हैं, विस्तार पूर्वक लिखिए तो बोल रहे हैं। लिखिए आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, अर्थात यह मात्रक हीन होता है, क्योंकि ये समान राशियों का अनुपात होता है। क्योंकि यह समान राशियों का अनुपात है। अच्छा लगने के लिए बोल दिए। तो इस तरह से नोट नंबर 1 हमारा जो है क्लियर हुआ कि भैया ये मात्रकहीन होते हैं। आइए अब दूसरी बात की तरफ चलते हैं। पहला बात क्लियर हुआ, लिखिए नोट्स करिए, ताकि सुन के कानों से इस कानों से मत निकाल दीजिए। एग्जाम की तैयारी करनी है तो फिर बढ़िया से लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। दूसरा क्या कह रहा है कि अगर एक वस्तु है और इसका प्रतिबिंब अगर सीधा है, ये मान लीजिए वस्तु है ब्लैक वाला मार्कर और ब्लू प्रतिबिंब समझ लीजिए, तो यदि एक वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है तो आवर्धन धनात्मक होता है। नोट नंबर 2 कर रहा है, नोट नंबर जो हमारा 2 कह क्या रहा है समझ लीजिए। कह रहा है कि अगर वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन रहा हो, सीधा। यदि वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन रहा हो, सीधा, तो m के जो मान होंगे वो क्या में आएंगे, प्लस में आएंगे। आप इसको नोट में अपने भाषा में लिख लेंगे, ये तो समझाने का मेरा एक टेक्निक है, आप हिंदी में ही लिख लीजिए कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है तो उसका आवर्धन धनात्मक होता है। ऐसे लिख लेंगे, उसका आवर्धन धनात्मक यानी प्लस में होता है। ये नोट नंबर 2 हुआ। तो आप 3 समझ गए होंगे कि हाँ सर सीधा पर तो ये बात, तो उल्टा पर क्या। तो आइए नोट नंबर 3 में समझते हैं। अब समझने वाली बात तो बचा नहीं है। यदि वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता हो, उल्टा, वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता हो, उल्टा, तो आवर्धन ऋणात्मक होता है। हमसे कोई पूछ दे कि बताइए आवर्धन ऋणात्मक कब बनता है, तो हम कहेंगे कि वस्तु का जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है।
ये सभी बातें नोट क्यों रखना जरूरी है? क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते, या जब फिजिक्स के मैथ बनाएंगे तो वहाँ भी पूछता है कि प्रतिबिंब का प्रकृति, आकार, आकृति, कुछ पूछ सकता है, आवर्धन। अब क्वेश्चन कैसे करता है वहाँ देखने पर पता चलेगा न्यूमेरिकल में। तो पहला हमने क्या पढ़ा कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। दूसरा पढ़ा कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा हो तो आवर्धन धनात्मक होता है। और तीसरा हमने क्या लिखा कि यदि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता हो तो आवर्धन ऋणात्मक होता है। तो इस तरह से हमारा नोट 3 तक क्लियर कर लिए। नोट 4 हम लिखना चाहेंगे। नोट 4 में क्या है कि एक समतल दर्पण का, इसको लिखना जरूरी बन गया, एक समतल दर्पण का आवर्धन, एक समतल दर्पण का आवर्धन का भैया आवर्धन +1 होता है। एक समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है जरा बताएं? तो +1 होता है। होता है, आपके मन में जाता होगा कैसे होता है? तो आप लोग बड़ी समझदार इंसान है, आइए समझिए। और इसमें समझने वाली बात तो हमको नहीं लग रहा है कि अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको समझना भी पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप लोग महान इंसान है भाई। कोई पूछ देगा कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, या ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो क्या लिखेंगे? +1 होता है। कैसे होता है देखिए। मान लीजिए कि ये हमारा एक समतल दर्पण है और इसके पीछे हम पेंट कर दिए एम, हमारा एक समतल दर्पण है, और इस दर्पण के सामने एक वस्तु रख दिए जिसका नाम है AB, और इसकी ऊंचाई देखा जाए तो h है। ठीक, जब इस दर्पण का इमेज इसमें देखेंगे तो इसके पीछे इमेज तो काल्पनिक बनता है। और खासियत क्या है इस दर्पण का, पढ़े हम लोग पीछे कि ये वस्तु का इमेज अपने साइज के आकार के ही बनाता है, मतलब A' और B'। कहने का अर्थ ये हुआ, जरा इसको दिखा दे प्रतिबिंब के लिए ऐसे। इस दर्पण में खासियत क्या होती है कि ये अपने वस्तु का इमेज अपने समान आकार के बनाता है और काल्पनिक बनाता है। ये सब जानकारी हम उतना नहीं देना चाहेंगे क्योंकि पीछे डिस्कशन किए हैं ना किसी लेक्चर में। आप दर्पण के प्रकार में देखेंगे तो हुआ है लेक्चर में। हाई समझिए, आवर्धन एक क्यों हो गया इसका? तो समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों आपस में बराबर होती है। यूं कहें तो ऐसे h बराबर h'। एक समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों आपस में क्या होती है? बराबर। तो जब बराबर होती है तो m बराबर फॉर्मूला क्या होता है? h' बटा में h होता ही नहीं होता है। और आप यहाँ h' को यहाँ से h कर लीजिए और बटा में h मान रख दीजिए h' का बराबर है तो, और कट गया तो क्या बचा? 1, यानी +1। तो हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? +1 होता है। इस तरह से एक्सप्लेन करके आप समझ गए। तो यहाँ तक जितना विशेष जानकारी रहा, जितना हम लोगों को जरूरत है क्लास 10th में, उतना जान गए। अगर आप इसको अध्ययन कर लेंगे तो हम उम्मीद करेंगे कि बड़े क्लासों के लिए भी काफ़ी आपको ये बेटर होगा। बड़े क्लास मतलब 12th में आप जाएंगे तो वहाँ भी इस टॉपिक को फिर से पढ़ना है। तो वहाँ क्या कोई अलग थोड़े हम पढ़ेंगे, थोड़ी सी विचार बदल जाएगी, किताबें मोटी हो जाएंगे, लोग अलग अलग मिलेंगे। तो ऐसा बात नहीं है कि हम बड़े होते हैं तो चीज़ें हमारा बदल जाएगी, उसका ज्ञान थोड़ा सा और गहराई में मिलेगा। अभी नहीं है कि हम यहाँ पर क्लास 10 में 2 + 3 को 5 कहते हैं, तो क्लास 12 में जाएंगे तो 2 + 3 को 6 कहेंगे। ऐसा बात तो है नहीं। जो रूल हमारा है वो रूल ही है। पढ़ाई जो होती है भले क्लास वाइज बांटी गई है, लेकिन रूल जो है वो हमारा कहीं बंटने वाली नहीं है। न्यूटन का नियम 9 क्लास में पढ़े हैं कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो क्या 11 में हम दूसरा पढ़ेंगे? नहीं, वही पढ़ेंगे लेकिन वहाँ पर गहराई में नॉलेज लेंगे, वहाँ पर और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे बातों को। बस यही फर्क होता है। तो भाई हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा आवर्धन समाप्त हुए और बचा है इसमें आवर्धन का सूत्र को सिद्ध करना। तो इसके लिए हम अगले लेक्चर का इंतजार करेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।